राहुल गांधी के एक एक्स पोस्ट से सियासी घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे चक्रव्यूह वाला भाषण 2-in-1 को पसंद नहीं आया, इसलिए ईडी मुझ पर रेड करने की तैयारी में है। ईडी के सूत्रों ने मुझे बताया है, लेकिन मैं चाय बिस्किट के साथ बाहें फैलाकर उनका इंतजार कर रहा हूं। राहुल के इस बयान से राजनीतिक द्वेष में एजेंसियों के इस्तेमाल की चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी गुट के नेता कह रहे हैं कि सदन में सरकार की हमने धज्जियां उड़ा दी, इसलिए सत्ता पक्ष परेशान है और वो चाहे एजेंसी हो या गुंडे, किसी भी तरह हम पर हमला करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का कहना यह है कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी देश के संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैला रहे हैं। तो आज की अड़ी इसी पर, राहुल पर ईडी की रेड, दावे में दम या सियासी स्टंट। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पक्ष विपक्ष के बयान सुनवाते हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। गिरिराज सिंह जी को रखा इसलिए गया है कि वो झूठ बोला करें भाजपा की तरफ से। मुझे सिर्फ इतना उनको बताना है कि ये इंदिरा गांधी का पोता है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। न इसे डरा सकते हो, न इसे परेशान कर सकते हो, न झुका सकते हो। अब आपको शिवराज सिंह चौहान और संजय सिंह का बयान भी सुनवाते हैं। माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनत ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, सकनी, चौपड़ ये याद आते हैं? भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। हमको तो कन्हैया याद आते हैं। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, निश्चित रूप से उसके पीछे ईडी डाल दी जाती है, उसके पीछे सीबीआई डाल दी जाती है। जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। पप्पू यादव जी, ये जो मामला है ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का, राहुल गांधी इसमें 2022 में पेश हो चुके हैं, 50 घंटे उनसे पूछताछ हो चुकी है। वो अब इसे चक्रव्यूह वाले अपने बयान से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है या ये सियासी स्टंट है? देखिए, एक बात समझिए, 5 जज को याद कीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जज को। उन्होंने किस बात की जिक्र की थी कि परेशान हूँ, लोकतांत्रिक मूल्य पे हमला है, संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में परेशानी हो रही है। और ये कभी इतिहास में नहीं हुआ था पहले। दूसरी बात आप याद करिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, कितने बार, ईडी और सीबीआई तोता होती है, ये किसी ने नहीं कहा। तीसरी बात,
अजीत पवार जी अच्छे, शरद पवार खराब, जगन रेड्डी पहले अच्छे अब खराब, अब चंद्रा बाबू अच्छे, पहले नवीन जी अच्छे अब खराब, पहले नीतीश जी अच्छे अब खराब अब अच्छे, पहले ममता दीदी अच्छी अब खराब। ये जो मूल्यांकन है, सत्ता पक्ष कोई भी हो, मैं किसी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगा, सत्ता पक्ष की जो नियति है आप उठा के देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से लेकर जी और हेमंत सोरेन जी के बारे में जो टिप्पणी की गई, हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको आप पढ़ लीजिए, उस वर्डिक्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अरविंद जी को लेकर जो टिप्पणी की है, साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय सीबीआई आई थी हेमंत जी के बेल को कैंसिल कराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बिल्कुल, और लगातार एक बार नहीं, ये जो बोलते हैं हमाम में सब नंगे, मैं किसी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगा, हड्डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। नहीं पप्पू इनके यादव जी, कर्नाटक को याद करिए, पप्पू यादव येदुरप्पा जी, जी, तो दरअसल आप क्या ये कह रहे हैं कई कि कोई घोटाले भी, याद कीजिए मध्य प्रदेश के सीएम को। ठीक है सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि कोई भी मेरी सत्ता बात में तो जब सुन लीजिए, जो सत्ता में बैठा है, मेरी बात सुन लीजिए, नहीं जी बोलिए, अच्छा मेरी बात एक मिनट। हाँ जहां तक राहुल गांधी जी के ट्वीट का सवाल है, आप लगातार निजी और व्यक्तिगत हमले, सदन में जिन चीज़ों को स्पंज कर गया उनका ट्वीट करना, और बाप दादे माए दादी नानी जनों से लेके जाति, अब इनको पता ही नहीं है। इन लोगों ने तो बहुत प्रयास किया, पप्पू 20,000 किलोमीटर, इनके कोई आका कोई बड़े लोग चलने की हिम्मत और आम आदमी की आवाज़, ठीक, वो एक ऐसा परिवार जो खुद कहते हैं 60 साल शहादत के साथ देश में नेहरू जी से लेकर के आज तक जो लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक रक्षा की आवाज़ बने रहे, और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके की बात की, तो लगातार जो सदन और सदन के बाहर इन लोगों के तरीके हैं, और ईडी जिस तरीके से लगातार काम कर रही है, ठीक, गुजरात हो या बिहार, जिस तरीके से पदाधिकारी से लेकर ठीक है, अन्य लोगों पर जो इनके लिए काम नहीं करते हों, ठीक है, और हमले हों, पप्पू जी, तो एक जिम्मेदार आपने कई बातें एक अध्यक्ष साथ- ने, एक जिम्मेदार विपक्ष ने, हाँ, ठीक। उन्होंने अपनी बात ट्वीट की, ठीक। और उन्होंने कहा कि ईडी का इस्तेमाल बिना जानकारी के राहुल गांधी जी कोई ट्वीट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे वो, आप बैल बार वो नाम ले लेंगे किसी का। तो साजिश तो चलती ही रही है शुरू से लेके आज तक। ठीक है, तो आपको और इनका आप देखिए ना, ठीक है, आपका ये कहना है साजिश कि तो राहुल आईएएस बनाने गांधी, में चेयरमैन ने जो सर्टिफिकेट दिया, राहुल गांधी का जो इस वक्त रुख है, जो विपक्ष का ये रुख तो है संसद लगातार के भीतर, अभी बीपीएससी के चेयरमैन उस को वजह रिजाइन से करना आपको पड़ा। लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा होगा। अगर राहुल गांधी ने कहा है तो वो बहुत जिम्मेदारी के साथ ऐसा कह रहे होंगे, ये आपका मानना है। लेकिन आपने शुरुआत की इस बात के साथ कि कैसे कोई बिल्कुल मेरा मानना नहीं, देश का मानना। ठीक है, लेकिन आपने शुरुआत की इस बात के साथ कि कोई एक पक्ष नहीं है। क्या ये भी माना जाए कि जो भी सत्ता में होता है, आप ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कोई भी अगर रहा है सत्ता पक्ष में तो फिर वो इसी तरह से काम करता है, तो कोई भी अगर सत्ता पक्ष में रही है सरकार, तो लगातार क्या इसी तरह विपक्ष को टारगेट करने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है, और क्या ऐसा अभी भी हो रहा है? देखिए मैं एक बात और बोलूं, लोया केस से लेकर के जज और सोहराबुद्दीन से लेकर के आप यदि मामले को देखेंगे और याद कीजिए जब कांग्रेस की सरकार थी, अहमद भाई नहीं है, तो कभी भी फंसाने और बचाने, याद कीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी पर कई आरोप लगे, लेकिन ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई। अमित शाह जी को भाई को तरी पार की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन कभी भी उनको पर्सनली नहीं लिया कांग्रेस परिवार ने। और हमेशा मैं यह नहीं कहूंगा, अटल जी जब थे, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं तो कि पहले भी इनका मामले एक दर्ज हुए, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य था। व्यक्तिगत और हमले नहीं अटल होते जी- थे।
आप ये कह रहे हैं कि पहले भी मामले दर्ज होते थे राजनीतिक दल के नहीं, विपक्षी दल के व्यक्तिगत नेताओं हमले पर? अटल जी के सामने व्यक्तिगत हमले अटल जी के काल में भी नहीं था। ठीक है, लेकिन और वो विपक्ष को अहमियत देते थे, केज सम्मान पैरेड का करते जिक्र थे। किया, वो तो कांग्रेस के और राहुल शासनकाल गांधी में ही जी कहा के लिए गया था तो सीबीआई को। साथ ही 18 सालों में 147 मामले दर्ज हुए, जिसमें कांग्रेस का राज भी है, बीजेपी का भी राज भी है, 85% विपक्ष के खिलाफ थे। तो वो कांग्रेस का भैया मैं तो वही बात कह रहा हूं ना भैया, देखिए मामला दर्ज होना और निजी चीजों को लेना, कल क्या होगा देखिए, एक बार नहीं, इन 10 साल में सर्वोच्च न्यायालय 5 जज अगले 5 साल में थे, कांग्रेस के काल में नहीं थे। जब 5 जज ने इस बात को जिक्र किया था, ठीक है, चुनाव आयोग ने रिजाइन दिया तो इन्हीं के काल में दिया, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर ने रिजाइन दिया तो इन्हीं के काल में दिया, वो ईडी के कई पदाधिकारी हटे तो इन्हीं के काल में दिया। जी हाँ पप्पू जी, बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए इस मुद्दे पर। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ मानव जायसवाल हैं जो प्रवक्ता हैं टीएमसी के, वो भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तहसीन, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है हमारे साथ, तहसीन आप जुड़े हुए हैं। तहसीन, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि देखिए ईडी रेड कर सकती है कभी भी, लेकिन ईडी का ये मामला तो पहले से चल रहा है। उन्होंने अभी अपना जो हाल का बयान था संसद का, उसको इस पूरे मामले से जोड़ दिया। तो क्या वो राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए जो उन्होंने संसद में बयान दिया, उसको इस तरह के मामलों से जोड़कर एक पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं या राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या उनकी तरफ से किया गया एक स्टंट है? तो मैं अव्वल तो आपको टीवी 9 के सभी दर्शकों को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। राहुल गांधी जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और हमने ये पैटर्न देखा है, और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नेशनल टीवी पे कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी। ईडी को अपना नाम को तब्दील करते, उसका नाम बीडी यानी बजरंग दल की तरह जो काम करते, भाजपा का एक अंग, वो उससे सोचना चाहिए उसको लोग बीडी क्यों बुलाते हैं, बजरंग दल। क्योंकि जब जब भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। उसका मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ। अभी आप पप्पू यादव जी से कह रहे थे कि विपक्ष भी केसेस करती थी, और जब कांग्रेस सरकार में थी वो भी विपक्ष पे केसेस करती थी। लेकिन ईडी के मामले में 2014 पे, और मैं इनके बीजेपी के जो जवाब है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री जवाब दे रहा हूँ, विपक्ष पे जो केसेस हुए जब कांग्रेस की सरकार थी वो थे करीबन 55%, और कांग्रेस के और उनके एलाइज पे थे 45%। आज ये तब्दील हो गया 95%। लेकिन ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? 0.5%। और जो 2 क्लॉज लाए, ट्विन क्लॉज ईडी के अंदर, जैसे कि आप गुनहगार हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते, और ईडी के केसेस में आपको बेल नहीं मिलता क्योंकि आप उसमें जा ही नहीं सकते कि आरोप क्या है। इसके वजह से विपक्ष के नेता को लगातार टारगेट किया जाता है। तो इसके चलते क्या होता है, नहीं, जो केसेस ईडी के हैं, जो केसेस पॉइंट वाइज आगे बढ़ते हैं। तहसीन, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बदलाव किया जी ईडी में, और अब छापेमारी की जा सकती है, ईडी खुद मामला दर्ज कर सकती है। अगर सरकार जो धन से रिलेटेड मामले हैं, अगर आपने धन संचय किया है, अगर आपने उल्लंघन किया है संपत्ति के मामले में, और उसमें अगर वो सख्त कानून बना रही है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कानून है तो होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन होता क्या है, एक व्यक्ति, एक सज्जन थे वायस चौधरी जी, माननीय सुधांशु त्रिवेदी ज्वाइन कर दिए, उनके कलीग है पार्लियामेंट के अंदर जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप जानते हैं अक्सर टीवी चैनल पर, उन्होंने पत्र लिखा कि वायस चौधरी सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, इसका जो पैसा है भ्रष्ट पैसा, ये विदेश से आता है। आज वायस चौधरी सुधांशु जी के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठते, ईडी के केसेस कोल्ड स्टोरेज में चले गए। दूसरे व्यक्ति है छगन भुजबल जी, मैं देवेंद्र फडणवीस की मराठी में हिंदी में अनुवाद करते पढ़ता हूँ। महाराष्ट्र की पावन भूमि पे इनसे ज्यादा भ्रष्ट नेता अब कोई पैदा नहीं हुआ। आज छगन भुजबल जी देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी का साथ देते, छगन भुजबल जी की फाइल घूम गई, ईडी कहती है कोर्ट में फाइल घूम गई, मामला बंद। और 25 ऐसे लोग हैं। अच्छा सुबेरा जी, एक चीज और बता देता हूं, मजे की चीज, अपनी बात समाप्त करने के लिए, केस बंद नहीं होता है। छगन भुजबल का होगा, बाकी केसेस बंद नहीं होती, केस चालू रहता है, कुछ होता नहीं है। अगर कल हिमंता बिस्वा शर्मा जी, जिन पे बीजेपी ने व्हाइट पेपर निकाला, ये बीजेपी छोड़ते कांग्रेस आ जाए ना, ये केस भागना शुरू हो जाता है, इसको कोल्ड स्टोरेज में डालते। ये जो ईडी का दुरुपयोग कर रही है भाजपा, जैसे मैंने कहा 95% केसेस। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, उनके समर्थन में तमाम विपक्ष के नेता सामने आ गए और वो कह रहे हैं कि हाँ वाकई ऐसा
ऐसा ही हो रहा है जो अभी तहसीन भी कह रहे हैं, क्योंकि ये मामले सामने आए हैं। 2014 से 25 विपक्ष के नेता जो बीजेपी में गए, उनमें से 23 के जो मामले थे उसमें उन्हें राहत मिल गई, यानी वो या तो धीमी हो गई रफ्तार या फिर वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया। तो फिर क्या इस आरोप में दम है कि ईडी का इस्तेमाल किया जाता है दबाने के लिए आवाज को? देखिए, भिन्न भिन्न मुकदमे तकनीकी आधार पे भिन्न भिन्न तरीके से चलते हैं। अभी तहसीन भाई जो बातें बता रहे थे, तो मैं ये भी याद दिला देना चाहता हूं तहसीन भाई, वो रॉबर्ट वडेरा जी के केस में भी अभी तक कोई मतलब ऐसी तो स्थिति आई नहीं है कि वो गिरफ्तार हों। तो अगर वो नहीं आई है, जो आपके रिलेटिव भी हैं, तो वो नहीं आई है तो वो तो सत्य की विजय है, और दूसरे के में नहीं आई है तो वो राजनीतिक बात है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि रॉबर्ट वडेरा को भी हम लोग बचा रहे हैं? हम स्वतंत्र रूप से ईडी और न्यायालय को काम करने दे रहे हैं, जिसके ऊपर जैसा केस बनता है तकनीकी आधार पे, गुण दोष के आधार के ऊपर वो निर्णय लेते हैं। मगर जो राहुल गांधी जी का बयान है, इसे मैं दूसरे संदर्भ में देखता हूं। राहुल गांधी जी की इस समय इतने बड़े संवैधानिक दायित्व के पद पे आने के बाद उच्छृंखलता कम होने की बजाय बढ़ती नजर आ रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केजरीवाल जी जब से जेल गए हैं, तो केजरीवाल जी का ऐसा लगता है आत्मा राहुल गांधी जी के अंदर आ गई है। देखिए, पहले केजरीवाल जी जिस ढंग से बोलते थे ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पलट दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, वैसी भाषा वो करने लगे हैं। सदन के पटल का उपयोग केजरीवाल जी जिस ढंग से करते थे, विधानसभा में खड़े होकर कुछ भी अनशन बोल दो क्योंकि आपको इम्यूनिटी है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो बोले, वैसा ही ये करने लगे हैं। आप याद करिए, ये फ्री बांट दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, वही राहुल गांधी आ गए। अभी बजट सत्र चल रहा है, मैं दोबारा कह देना चाहता हूं, इन्होंने कहा था हर परिवार के एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे। भारत की 140 करोड़ की आबादी है, 4.5% पर फैमिली है, डिवाइड करिए 4.5 से 140 को तो 31 आता है। और भारत की रेवेन्यू रिसीव 26,80,000 यानी भारत में दिए बयान से ही जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। 32 लाख करोड़ कह रहे हैं कि चक्रव्यूह वाले बयान से परेशान है सत्ता पक्ष, मैं एक और बात इस वजह से ऐसा करिए। तो क्या वाकई को परेशानी है उनके इस बयान से? उसी बिंदु पे आ रहा हूं जी। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। फिर ये वही केजरीवाल जी का स्टाइल हो गया, मुझे पता है कि ये होने वाला है, सीबीआई के अधिकारी ने मुझे बताया था, ईडी के अधिकारी ने मुझे बताया था। तो मुझे लगता है वो पूरा जो केजरीवाल जी का चरित्र था, वो अब राहुल गांधी जी ने जीना शुरू कर दिया है। और रही बात चक्रव्यूह वाले बयान की, तो मैं सुमेरा जी सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो महाभारत से तुलना की थी राहुल जी ने, तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, महाभारत में एक माता गांधारी थी और उनका बेटा दुर्योधन था, जो युद्ध हार गया था। इसके बावजूद माता गांधारी की पूरी इच्छा थी कि येन केन प्रकारेण वो जीत जाए, और वो दुर्योधन सदैव अधर्म के पक्ष में खड़ा हुआ था, वो धर्म के पक्ष में नहीं खड़ा होता था। भगवान कृष्ण पे उसकी आस्था नहीं थी, और उसके मामा शकुनी गांधार के थे। वैसे उस समय गांधार भारत का हिस्सा था, वे टेक्निकली आज भारत के बाहर के थे। अब लोग अपने आप नजर कर सकते हैं कि किसके मामा कहां के हैं और कौन गांधारी की भूमिका में है, कौन ऐसा दुर्योधन है जो कह रहा है जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति। हाँ। यानी मैं धर्म जानता हूं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। तो लोग महाभारत का वह चरित्र किसके ऊपर लागू हो रहा है, ये करोड़ों दर्शक सहजता से समझ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो आप पर आरोप लगा रहे हैं ना, वो तो आपको कह रहे हैं कि आप उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह के बयान दे दिए जिससे कि वो सरकार को घेरे। जिन बयानों को आप कह रहे हैं कि उनके अंदर अरविंद केजरीवाल की आत्मा आ गई है, वो उन्हीं बयानों को कह रहे हैं कि देखिए उससे परेशान हो रहे हैं और परेशान होकर ये कार्रवाई करेंगे। और देखिए, आपने शुरुआत में कहा कि जैसा होता है केस उस तरह से आगे बढ़ता है, लेकिन इस तरह के मामले हुए हैं। देखिए, खास तौर पर एक उदाहरण मैं आपको दूंगी और फिर मैं उससे चाहूंगी कि उससे आप फिर जो विपक्ष आरोप लगाता है उसका क्या तर्क बनता है। अजीत पवार के मामले में मुंबई पुलिस ने ईओडब्ल्यू का केस फाइल किया। अक्टूबर 2020 में रिपोर्ट दर्ज की गई, तब वो एमबीए सरकार का हिस्सा थे। उसके बाद उसे दोबारा खोल दिया गया। जब वो वापस बीजेपी के साथ आ गए तो उसे फिर वापस बंद कर दिया गया। यानी खुलना बंद करना, जिस तरह से वो सरकार में आते हैं जाते हैं उस हिसाब से होता है। बीजेपी में आए तो मार्च में फिर बंद कर दिया गया। तो फिर क्यों ना ये आरोप लगे कि ये विपक्ष को साधने के लिए, उनको खामोश करने के लिए विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। सुधांशु जी। हाँ, इसका मैं दोनों आधार पर जवाब देता हूं। पहला, एक तात्कालिक जवाब। देखिए, यह भी हो सकता है कि राहुल जी को ऐसा लगता हो कि किसी केस में उनके लिए समस्या आ सकती हो, तो इस ढंग के बयान देना उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट रहा हो कि ऐसे बयान दो ताकि बाद में मैं जस्टिफाई कर सकूं। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, राहुल जी के जीजा जी पे कार्रवाई नहीं हो रही है
तो राहुल जी के ऊपर क्यों उनको ऐसा लगता कार्रवाई हो रही है? अगर वहां पे न्यायालय बिल्कुल व्यवस्था और प्रक्रिया से चल रहा है तो यहां प्रक्रिया के बियॉन्ड क्यों हो जाएगा? और दूसरा, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, यद्यपि हम बहुत बार ये बात बोल चुके हैं, पुनः रिपीट कर देना चाहते हैं। जो ये लोग कहते हैं 2014 के बाद जेल जाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी इस मामले पर नेशनल हेराल्ड केस में मुचलके पे हैं, जिसपे इनको डर लग रहा है, वो अक्टूबर 2013 में दर्ज हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। ना हमारी सरकार थी, ना हमारी सरकार से शुरू हुआ था। जी हाँ। कनिमोझी और ए राजा 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा 2008 में जेल गए, सीएम झारखंड, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ। राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगे, एफआईआर 1990 में दर्ज हुई। जी सुमिरा जी, हम लोग स्कूल से लेके और इस उम्र तक पहुंच गए, इन लोगों को अंदर बाहर मैं इससे जुड़ा हुआ भी एक आंकड़ा, सुधांशु जी, मैं इससे जुड़ा हुआ भी एक आंकड़ा वापस आपके पास आऊंगी और आपके सामने रखूंगी। लेकिन हमारे साथ मानव जायसवाल भी मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं टीएमसी के, और हमारे साथ इसके अलावा एक और मेहमान हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं। राजेश गुप्ता जी, आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी जी को, वे कह रहे हैं कि जैसे जो स्ट्रैटेजी इख्तियार करते थे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको ये मालूम था, जो कहना है सुधांशु त्रिवेदी जी का, कि उनको लग रहा था कि इस मामले में वो फंस रहे हैं, इस मामले में वो गिरफ्तार हो सकते हैं, तो प्रीएम्प्ट कर वो पहले से ही रणनीति के तहत ये बयान दे रहे थे कि देखिए कभी भी ऐसा हो सकता है कि छापेमारी हो जाए, कभी भी ऐसा हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या यही राहुल गांधी भी कर रहे हैं? यानी आप मामले में फंसे या फंसने वाले हो, आपको लगे कि शिकंजा कस सकता है, तो आप राजनीतिक हमला होने का आरोप लगाएं। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर में आजकल बात होती है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, अब नजारे हम क्या देखें, कोई और काम वाम मत करो, बस केजरीवाल जी के जेल के बाहर थे तब भी केजरीवाल का नाम लेते थे, केजरीवाल जी को जेल में उन्होंने जबरदस्ती डाल दिया तब भी हर बात में केजरीवाल जी केजरीवाल जी केजरीवाल जी। चलो अच्छी बात है, मुझे सुधांशु जी तो बड़े हमारे समझदार है, हमारे बड़े भाई है, वो नाम ले रहे हैं तो कुछ अच्छा ही किया होगा। और मोदी जी ने भी कहा कि भाई ये बड़े समझदार लोग हैं, पकड़ में नहीं है। पता नहीं इतनी तारीफ क्यों करते हैं, मतलब अपनी ईडी और सीबीआई के ऊपर तारीफ ना करके और ये कहना कि पकड़ में नहीं आ रहे, इसीलिए शायद मनीष जी पौने 2 साल से जेल में तो आ गए, जेल में एक दो नहीं तमाम नेता आपके। मैं बता रहा हूँ, देखिए जेल में है, लेकिन अभी पीएमएलए एक्ट पे आपको पूनावाला साहब ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने चेंज किया। और आज देखिए कोर्ट में अभी चंद्रचूड़ सिंह की जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि निचली अदालतें घबराई हुई हैं, वो बेल देने से डर रही हैं। उसके बाद भी राजस्थान कोर्ट ने हमें जमानत दी, उसके बाद में सीबीआई का बीच में जाके गिरफ्तार कर लिया। मनीष जी पौने 2 साल हो गए, ट्रायल कब चलाई गई? सप्लीमेंट्री शीट बार बार डालते जो सुप्रीम कोर्ट ने मना करा। आप ट्रायल चलाइए, देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। 1 रुपया आज तक निकाल, अपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोलते नहीं, कहते इतने सारे आरोप हुए, आपने कांग्रेस के सारे गिराए, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। अरे पहली बार दुनिया ने देखा कि राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे लेते पकड़ा गया। फोन आपने देखा, सबने देखा था, बंगारू लक्ष्मण जी पकड़े गए थे, तो आप उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। ताबूत घोटाला आपके टाइम पे हुआ, अटल बिहारी जी की सरकार थी, तब आप उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। और दुनिया भर की चीजें आज हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बाहर आना पड़ गया था, आप उस पर नहीं बोलेंगे। देखिए मीठा मीठा गप्पा पर कड़वा कड़वा थू नहीं होगा। आज जो हालात है 405 सुधांशु जी और मैं रोज डिबेट करते हैं और पहले भी करते रहे हैं, तो 405 में देखिए 200 बातें भी पूरी नहीं हो पाई। देश की जनता सब समझ रही है। आपने 39 पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ा था बीजेपी। ठीक है, चलिए उनके साथ में मैं प्रतिक्रिया लूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी की इस पर भी, लेकिन मानव जायसवाल की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, फिर मैं दोनों सवाल लेकर सुधांशु जी आपके पास 10 सेकंड अगर मुझे मिल जाए। बोलिए पूरा करिए। मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं कह रहा हूँ 39 पार्टियां तो राजनीतिक पार्टियों के साथ थी, जिनके नाम आप और मैं नहीं जानते होंगे, सुधांशु जी भी नहीं जानते, ऐसी 3 पार्टियां थी। साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड था, इनकम टैक्स था, साथ में सीबीआई थी, और इनके साथ में ये मिलके चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी पूरी सीट है। तो अब इन ईडी वीडी से कुछ होने वाला नहीं है। जब पतन शुरू हो जाता है वो बहुत बुरा होता है। मुझे लगता है देश के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन बेकार की चीजों को, विपक्ष को। और इन्होंने भगवान के बहुत सारे नाम दिए थे, तो भगवान कृष्ण ने कभी माता गांधारी के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा जो व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत ना होइए, ये देश की परंपरा को समझिए और एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कीजिए। बुरा उसके साथ करिए, उसको जेल में डालिए। चलिए मैं माफ कीजिएगा, मानव जायसवाल आपके पास आऊंगी, इससे पहले एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुधांशु जी आप सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे साथ राजेश जी जो मौजूद है। वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मत हो, अगर यानी आपको कोई चीज बुरी लग रही है, सदन के भीतर किसी ने कुछ कहा है, ये आरोप लग रहा है, ये अलग तरह का आरोप है। इसके पहले ये आरोप लगता था कि राजनीतिक फायदा साधने के लिए, साथ में लाने के लिए, दबाव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि क्योंकि कोई बात बुरी लग गई, आपने सीधे टिप्पणी कर दी, तो इस वजह से भी ईडी का इस्तेमाल हो जाएगा। ये आरोप लगा रहा है विपक्ष तो आप पर।
देखिए, मैंने तो उसका उत्तर वैसे ही दे दिया। वैसे राजेश जी एक बात बोल गए कि अदालत घबराई हुई है, फिर भी उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी को जमानत दे दी है। अब ये दोनों बातें एक साथ के, तो अदालत के लिए ऐसे शब्द का नहीं प्रयोग होना चाहिए, फिर जमानत भी दे दी है। मतलब अदालत आपके हिसाब से घबराई हुई, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पे उसने हमारे खिलाफ जजमेंट दिया है। अदालत घबराई हुई है, उसी ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की है। अदालत घबराई हुई है, इसीलिए चंडीगढ़ मेयर के केस में आपके पक्ष में हमारे खिलाफ जजमेंट दिया है। महोदय, बस ये 4 उदाहरण काफी हैं ये बताने के लिए कि विपक्ष क्या सच बोल रहा है और क्या झूठ बोल रहा है। रही बात इसकी चक्रव्यूह के बयान की, सुमेरा जी, तो मुझे लगता है कि वो जो राहुल गांधी जी ने बोला उस पर तो सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी दर्शक जाके चेक कर ले, उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि चक्रव्यूह को ही पद्मव्यूह कहते थे। मैं पहले ही बोल चुका हूं। अरे महोदय, चक्रव्यूह और पद्मव्यूह में जमीन आसमान का अंतर था। चक्रव्यूह अलग था, पद्मव्यूह अलग था। प्राचीन भारतीय सेनाओं में गरुड़ व्यूह, क्रौंच व्यूह, मकर व्यूह, पद्म व्यूह के अलावा अर्धचंद्र व्यूह, चंद्र व्यूह, त्रिशूल व्यूह, शूल व्यूह, 36 प्रकार के व्यूह थे। मगर क्या बताएं, जिन्होंने अंग्रेजी में पढ़ी होगी महाभारत और व्यू उनको VIEW वाला व्यू नजर आता होगा, उनको ये नजर आ रहा है। इनकी बातें कौन सी सीरियसली लेने की जरूरत है? और ये लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो केवल हेडलाइंस बटोरने के लिए करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इस विषय की इतनी समझ है या उनकी बात को इतनी गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। राजेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी प्रतिक्रिया लेने के लिए। मानव जायसवाल को अपने चर्चा में अभी तक शामिल नहीं किया, उनके पास चलते हैं। मानव जायसवाल जी, ये मामले दर्ज करने का केस की ईडी की कार्रवाई या सीबीआई की कार्रवाई, ये तो पहले से चली आ रही है। यानी हर सरकार के दौरान इस तरह के मामले हुए हैं। 18 सालों में रिपोर्ट सामने आई थी कि 147 मामले दर्ज हुए, 85% विपक्ष के खिलाफ थे। और इन 18 साल में तो कांग्रेस का काल भी था, इसमें बीजेपी का भी काल है। यानी हर सरकार, क्या फिर ऐसा अगर ये आरोप है तो फिर क्या हर सरकार ये करती है? यानी कांग्रेस भी क्या ये कर रही थी? तो मेरा जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार है मेरा, और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। बड़ा सुंदर तरीके से सुधांशु जी विश्लेषण देते हैं। सुधांशु जी, बहुत बहुत मैं मानता हूं आपको, और आपके जो आकलन है उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने ईडी, सीबीआई और जिस तरीके से पिछले 10 साल में आपका चरित्र रहा है, और सुमेरा जी, जब आप ये 18 साल का माध्यम लेते हैं ना, तो उसको ब्रेकअप कर दीजिए ना। यूपीए का 2 शासनकाल और भाजपा का ये जो मोदी शासन जो था, अगर इसको स्टैटिस्टिक्स को आप ठीक से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 99% केसेस विपक्ष के खिलाफ हुए हैं इनके दौरान। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आप न्याय की बात करते हैं, आप ईडी की बात, आप माफ कीजिएगा, बस मैं एक छोटा सा इंटरजेक्शन मैं एक छोटा सा इंटरजेक्शन दे दूं, आप अपनी बात पूरी करें। आप जो ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, हम वो ब्रेकअप अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यानी 2014 से पहले कितने मामले दर्ज हुए, कितना कन्विक्शन हुआ, किसको कहां पर घेरा गया, और 2014 के बाद क्या आंकड़ा है, तो वो ब्रेकअप हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जैसा जब आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब आप अपनी बात करें। सुमेरा जी, सच जो है ना, सच पूरा हो तो सच अच्छा रहता है जी। आधा सच भी झूठे होता है। लेकिन जिस तरीके से आपने स्टैटिस्टिक्स दिखाया ना, यू हैव कंपेयर्ड 18 इयर्स, तो 18 साल पहले अगर आप कंपेयर करें तो उस समय प्याज की कीमत क्या थी, आज क्या कीमत है? उस समय स्कूटी की कीमत क्या थी, आज क्या है? उस समय एक विवाहित जोड़े के ऊपर कितना खर्च होता था, आज क्या है? ये बहुत सारा चीज है, छोड़ दीजिए। लेकिन सच्चाई क्या है कि इनका जो चक्रव्यूह था, इनका जो जितने भी व्यू 36 तरह के व्यू इन्होंने दिखाए, जिस तरीके से पूरे देश में इन्होंने शूल की तरह वार किया, जिस तरीके से शिव के त्रिशूल का इन्होंने दुरुपयोग किया, जिस तरीके से हमारे जो पूरे के पूरे जो तंत्र है, जो शक्ति है हमारे देश की, जितने हमारे इंस्टीट्यूशन है उसमें काबिज किया, जनता ने इनको दिखा दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दूसरों को बदनाम किया। अब आप वाड्रा जी का नाम ले सकते हैं, आप राहुल जी का नाम ले सकते हैं, आप सबका नाम ले सकते हैं, लेकिन सजा क्यों नहीं दिला पा रहे? ये ठीक उसी तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो कॉइन आपने छोड़ा था पूरे देश को, आज तक आप सजा नहीं दिला पाए। तो आप बोलना चाहते हैं कि आपकी जो तथाकथित जो ईडी, सीबीआई ये सब है, ये काम नहीं करना जानती। 10-10 साल, 20-20 साल, कितने साल तक देश को आप भ्रमित करेंगे? यही जो भ्रम आपने देश में फैलाया था, ये जो हवाई बातें आपने करी थी, देश ने आपके वो 400 नंबर को ऐसे तोड़ा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन नहीं हो रहा, लेकिन हम आंकड़ा दिखा रहे हैं। आप जिस आंकड़े की बात कर रहे थे ना मानव जायसवाल, हम वो आंकड़ा दिखा रहे हैं। 2014 से पहले जो मामले दर्ज हुए उसमें कोई दोषी साबित नहीं हुआ,
और 2014 के बाद जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें 23 लोग दोषी साबित हुए हैं। हाँ, ये भी सही है जो आप कह रहे हैं, हाँ ये भी सही है, और वो आंकड़ा भी है कि जो बीजेपी के कार्यकाल में मामले दर्ज हुए उसमें 85% विपक्ष के जो नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हैं, खासतौर पर ईडी में, क्योंकि जो मामले दर्ज हैं उसमें 3% ही नेताओं के खिलाफ हैं, लेकिन जो नेताओं के खिलाफ हैं उसमें 95%, 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। उसमें से भी जो नेता आ जाते हैं इधर, उनका मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन ये दोनों जब हम आंकड़े सामने रखते हैं ना, आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो दोनों जब आंकड़े सामने रखते हैं तो उसमें वो आंकड़ा भी अहमियत रखता है कि पहले कोई दोषी नहीं ठहराया जा रहा था, अब 23 लोग दोषी ठहराए गए हैं। ना, ऐसी बातें ना करें। जब कार्यकाल जब था उस समय लोगों को दोषी ठहराया गया, लोगों को अरेस्ट किया गया, केस चला, जब तक केस कन्विक्शन हुआ अंजाम आया तब तो किया आ गए। तो 10 साल में इन्होंने केस को क्यों नहीं खत्म कर दिया भाई? और आप जब बोलती है ना 85%, वो मत बोलिए। You talk about the political fraternity. We are coming from a political fraternity. हम जनरल क्लास में अब हमको जोड़ नहीं सकते। मैं पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी की बात कर रही थी, मैं नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए उसी की बात कर रही थी। लेकिन सुधांशु जी, क्या मामले सालों तक चलाते रहिए, जब जरूरत लगे तब उसका इस्तेमाल करें? क्या एक रणनीति और राजनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि यही आरोप है विपक्ष का। सुमेरा जी, चाणक्य नीति, तुम मुझे हरा नहीं सको तो तुम्हें बदनाम करेंगे। ठीक है, चाणक्य नीति है ये, कूटनीति वाली चाणक्य नीति। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आने के बाद प्रक्रिया में और नियम दोनों में बदलाव किए। जैसे हम लोगों ने कई हजार करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं। इनके जमाने में संपत्तियां जब्त नहीं होती थी। दोषी सिद्ध होने की जो बात है वह प्रक्रिया हमारे जमाने में बहुत तेजी के साथ हुई है। उसका कारण है कि सरकार ने ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। रही बात इसकी कि 85% या 95% उनके विरुद्ध थे, तो मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं दर्शकों से कि 2014 से पहले आप बता दीजिए जितने भी केसेस थे भ्रष्टाचार के, उसमें भाजपा के बाहर के दलों के ऊपर थे, हमारे ऊपर तो कोई नहीं था। और जितने केसेस, और इनकी सरकार में भी इनके नेताओं के विरुद्ध केस हुए और कोई सरकार ने नहीं चालू किया, सब के सब कोर्ट के द्वारा हुए। 2G घोटाला हो या कॉमनवेल्थ घोटाला हो या कोयला घोटाला हो, यह सब कोर्ट ने आदेश किया, तब इनके ही नेताओं पे मुकदमे दर्ज हुए। तब भी 95% मुकदमे इन्हीं नेताओं के खिलाफ दर्ज थे। और चक्रव्यूह क्या था? जैसे कि वो हवाला कांड था, वो जैन डायरी वाला कांड। और रही बात विलंब की, तो मानव जी, मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण दे देना चाहता हूं। देश की न्यायिक प्रक्रिया में बहुत जो लंबा समय लगता है, श्री राम जन्मभूमि का केस 1949 22 दिसंबर को शुरू हुआ और 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आया। कितने साल में? 70 साल में। और एक उदाहरण देता हूं, जहां आंखों देखी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके घर में, आवास पे उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की गई, सबूतों की कोई कमी नहीं थी। कितना साल लगा? उसके बाद उनके पुत्र की सरकार रही तो 5 साल के बाद जजमेंट आ पाया। इसीलिए हमारी सरकार ने न्यायिक जो भारतीय न्याय संहिता बनाई है, जो व्यवस्था चेंज की है, वरना फिल्मों में जो डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब अगले 10 साल हो जाएगा तो कोई भी जजमेंट 3 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने उदाहरण दे के कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर आप बचाव नहीं कर सकते कि 4 साल में कन्विक्शन नहीं हुआ तो जी हम सब कुछ। ठीक है जी, मानव जायसवाल जी, थोड़ा सा प्यार से। अच्छा दानिश भाई साहब बताइए, तो आपने बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करा, बहुत सारी चीजें आपने नई लाई। ये जो नया आप लोगों ने जो किया है, ये ब्रिटिशों की अनुयायी सरकार है आपकी, हमको पता है। जो ब्रिटिश छोड़ गए वह पकड़ लेना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? जहां आप ताल ठोकते हैं और आज के डेट में वर्तमान में इतनी सुविधाएं मिली है, टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, एवरी ट्रैकिंग, फुटप्रिंट्स, एवरी क्राइम प्रिंट सब अवेलेबल है, और इतने सारे हमारे संसाधन होते हुए भी आप पकड़ के अरेस्ट करने के बाद सजा नहीं दिलवा पा रहे। फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, मतलब वापस आप ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन हो, फास्ट ट्रैक हो, और वो नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब आपके मुताबिक वो जो प्रोलॉन्ग प्रोसेस है उसके जरिए भी राजनीति करने की कोशिश है। तहसीन भी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। मैं आती हूँ सुधांशु जी, तहसीन का जवाब भी सुन लेते हैं और फिर आपके पास आएंगे। तहसीन, देखिए जी, अगर कानून में बदलाव किया गया, जिसका आपने पहले जिक्र किया गया था, तो इसके पहले भी बदलाव किए गए थे। पीएमएलए में 2005 में, 2009 में, 2012 में संशोधन किए गए, तब कांग्रेस की सरकार थी। तो नियत पर क्यों सवाल है फिर अगर कोई बदलाव भी किया गया? थैंक यू सुमेरा जी, बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि ये सारे जो अमेंडमेंट्स किए गए थे ये वाया लोकसभा और राज्यसभा रूट एज ए नॉर्मल बिल किया गया था। ये जो अमेंडमेंट किया गया था
ये एज अ फाइनेंस बिल किया गया था, यानी कि ये राज्यसभा में नहीं गया क्योंकि वहाँ पर उनकी बहुमत नहीं थी। तो आप सोचिए आज जो स्केड्यूल ऑफेंसेस है ईडी के अंदर, जो ये अमेंडमेंट किया गया था, इसके अंदर कॉपीराइट भी लाया गया। यानी कि अगर वर्तमान सरकार को ये डिबेट शो पसंद नहीं आया, उनको आपकी या मेरी कोई बात या मालव या जायसवाल भाई की बात या राजेश भाई की कोई बात पसंद नहीं आई, तो कॉपीराइट का भी केस में आपको ईडी में बंद कर सकते। ईडी किस लिए बनाया गया था? टेररिज्म फंडिंग के लिए। आज ये एक हैरेसमेंट टूल है नेताओं के लिए। जैसे आपके डेटा ने बताया 95% केसेस विपक्ष के नेताओं पे, लेकिन इसमें भी एक आगे स्टेप जाते हैं। अगर वो विपक्ष के नेता भाजपा में आते तो केसेस या तो स्लो डाउन होता है तो बंद होता है, ये आपने बताया। अब जो एक बार बार सुधांशु जी और भी कुछ कह रहे थे, कन्विक्शन हुआ है। सुधांशु जी और भी कुछ कह रहे थे, उसमें भी बोलिए कि जब कांग्रेस का सरकार थी तब भी जो मामले ज्यादा दर्ज हो रहे थे मैंने आपको डेटा बता दिया था जी, मैंने आपको ईडी का डेटा बता दिया था। पार्लियामेंट्री रिप्लाई है, जब कांग्रेस की सरकार थी, हम ईडी का कंपैरिजन ईडी से करेंगे और किसी से नहीं कर सकते। हम ईडी का कंपैरिजन सीबीआई या स्टेट गवर्नमेंट से नहीं कर सकते। ईडी का कंपैरिजन, इनका रिप्लाई है पार्लियामेंट के अंदर 55% केसेस थे विपक्ष में, 45% वर्तमान सरकार और उनके एलाइज में, 55% एनडीए पे थे। ये उनका रिप्लाई है। अब हम आते जो बात की जाती है, ये मिसलीडिंग है। ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है। ये कहते हैं 23 केसेस में कन्विक्शन रेट हुआ है, यानी 96, 25 में चार्जशीट फाइल हुई। दो सवाल इसके ऊपर। ये 23 केसेस कौन से? ये बिल्कुल सही है सुमेरा जी, 2014 के बाद कन्विक्शन हुआ, बिल्कुल सही। लेकिन ये सारे 25 केस जिसमें चार्जशीट फाइल की गई ना, ये सारे 2014 के पहले वाले केस है, एक भी 2014 के बाद वाला केस नहीं। अब हम आते हैं राहुल गांधी के स्पेसिफिक केस पर। इतना प्रूफ है नेशनल हेराल्ड पे, 2013 का केस है, 2015 में ईडी ने कार्रवाई शुरू करी, ओपन एंड शट केस है। इतने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, आज 2024 तक आपने चार्जशीट क्यों फाइल नहीं की? यानी आप ईडी में प्रोसेस इज द पनिशमेंट ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं ईडी में बेल नहीं मिलेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल होती है। संजय राउत को मिला, हेमंत सोरेन को मिला, पर बहुत मुश्किल होता है। बेल एक्सेप्शन होता है, उसमें रूल नहीं होता। तो आप उस पर खेल रहे हो और आप वो उसको खेलकर विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हो। कॉन्विक्शन आपको मिलने वाला है 0, आप सिर्फ प्रोसेस इज द पनिशमेंट के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, ये आरोप तो कई बार लग चुका है, बार बार लग चुका है। और अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी का ही मामला है, नेशनल हेराल्ड का ही मामला है, तो ये तो बहुत पुराना मामला है। अगर आगे ना भी बढ़े तो कम से कम चार्जशीट तक या तेजी से उस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? या बार बार सिर्फ सुर्खियां बटोरनी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उस पर राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने की आपकी तरफ से भी कोशिश है? अगर राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहा है कि ये कहकर जो उन्होंने लिखा है वो राजनीतिक पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। देखिए, मैं दोनों का जवाब देता हूं। जो मानव भाई ने कहा, एविडेंस एक्ट अंग्रेजों के जमाने के सारे, इंडियन पेनल कोड 1861, एविडेंस एक्ट 1871 अंग्रेजों के जमाने थे। बहुत से आजकल आधुनिक टेक्निक आ गई है, बहुत सारे मॉडर्न एविडेंसेस आ गए, बीच बीच में संशोधन करने पड़े, तो हमने साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किए। जो उन्होंने कहा ना, जैसे बहुत सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स आते हैं, तो उन डिजिटल फुटप्रिंट्स को कंक्लूसिव एविडेंस माना जाए, यानी निश्चयात्मक आधार माना जाए, नहीं, हमने परिवर्तन किए ताकि ये तेजी के साथ हो सके। और जो बात तहसीन ने कही कि 2013 का केस है, नेशनल हेराल्ड का केस ओपन एंड शट केस है, तहसीन भाई बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। कोई एक कंपनी, मैं दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं, जिसके पास मिनिमम 2 से 2,500 करोड़ की संपत्ति हो, वो 91 करोड़ रुपए के कर्जे में बिक जाए। मतलब जिसपे 2-2,500 करोड़ की संपत्तियां हो, वो 91 करोड़ रुपए के कर्जे में बिक जाए। और बिके किसको? यानी जो 2,500 करोड़ के मालिक थे, उन्होंने 91 करोड़ के मालिक बना। मतलब इधर भी मैं, उधर भी मैं। इसे कहावत होती है, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। अंधा बाटे रेवड़ी पुरपुरी अपने को। आप उनके शब्दों के भाव को दूसरी तरह से पेश कर रहे हैं, वो मुश्किल में फंस जाएंगे। वो सफाई देना चाहते हैं कि देखिए, मैं जो कह रहा था उसका अलग मतलब था। तो वो मैं उनको ये मौका दे देती हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो किसी मुसीबत में फंसे। क्या भाव था आपका? सुधांशु जी ने क्या पेश किया? दे दीजिए। सुधांशु जी का बहुत आदर करता हूँ, बताइए क्या भाव था? सुधांशु जी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन सुधांशु जी जो है बड़े चालाकी से मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट किए। मैंने कहा आपका ये क्लेम था कि ओपन एंड शट केस है, और जो ओपन एंड शट केस, माफ कीजिएगा सुधांशु जी, ये मौका मुझे देना जरूरी था तहसीन को, ताकि वो क्लैरिफाई कर दें अपना पॉइंट। उनका ये कहना था कि आपके मुताबिक ओपन एंड शट है, तो ओपन एंड शट कर दीजिए, तो कर दीजिए, चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे। ठीक है, सुधांशु जी की बात सुन लेते हैं। जी सुधांशु जी। अच्छा, अब तहसीन भाई को मैं एक और ओपन एंड शट बता देता हूं। अच्छा, इस नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी का अखबार था,
जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा यंग इंडिया कंपनी से ओन था। संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नवजीवन था हिंदी में और कौमी आवाज था उर्दू में। इनकी 10 साल सरकार रही। सुमेरा जी, केवल 1-1 करोड़ के विज्ञापन तीनों को अगर ये दे देते 10 साल तक, 2-2, 3-3 करोड़ के विज्ञापन देते, 91 करोड़ का तो ऐसे ही हो जाता। जैसे 100 करोड़ राजीव गांधी फाउंडेशन को दिलवा दिए, 91 करोड़ यंग इंडिया को क्यों नहीं दिलवा दिए विज्ञापन और सरकारी उनके द्वारा? जवाब देता सारी दलीलें इतनी चार्जशीट में क्यों नहीं डालती? नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज को कर्जे से निकालना नहीं था, उसको आधार बना के अपनी संपत्ति लेना था। इसलिए उस विषय में सुधांशु जी, लेकिन जो आप अभी कह रहे हैं यही तो आरोप लगा रहे हैं तहसीन, यही तो आरोप लगा रहे हैं कि हर बार जब ये मामला सामने आएगा, हर बार जब इस तरह से पूछताछ होगी और पूछताछ करके भेज दिया जाएगा घर, 3 दिन तक बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, ये फिर मौका मिलेगा ये सब कहने का। यानी उद्देश्य ही नहीं है कि इस मामले को और आगे बढ़ाया जाए, इसी तरह से राजनीतिक पॉइंट स्कोर किए जाएं, यही आरोप लगा रहे हैं वो कि अभी देखिए हम चर्चा कर रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता, देखिए मैंने आपको बताया, एक नहीं अनेक उदाहरण मैं बता सकता हूं। 20-20, 25-25, 30-30 साल केस चलते हैं और उसके बाद जाके निर्णय आता। मैंने इसीलिए 2 एक्सट्रीम उदाहरण दे दिए, 70 साल में राम मंदिर का और जहां इंदिरा जी के घर में हत्या हुई उनकी, मतलब सारे एविडेंसेस क्रिस्टल क्लियर थे, तो 5 साल लग गए, जबकि उनकी पार्टी नहीं, उनके बेटे की सरकार नहीं। बस ये उदाहरण इसके लिए काफी है। एक प्रक्रिया के तहत तहसीन की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। केसेस भी लगे रहते हैं, इस कारण से होता है। ठीक है, सुन लेते हैं माननीय तहसीन। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप भी ये कह रहे हैं, हमारे साथ बाकी भी जो नेता हैं विपक्ष से, वो ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो रहा है कि व्यक्तिगत है मामला, पर्सनल है। कैसे व्यक्तिगत है, कैसे पर्सनल है? जिस तरह से व्यक्तिगत और पर्सनल हो गया, मैं दोनों साइड से कहूँगा, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे पार्लियामेंट के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया विपक्ष के नेता के लिए, जिस तरह का पहली बार आप देख रहे हो, और आपने पार्लियामेंट को काफ़ी कवर किया है कि जो सरकार के जो ट्रेजरी बेंचेस में लोग हैं, वो चाहते कि पार्लियामेंट ना चले, वो चाहते कि डिबेट ना हो। कल आपने देखा माननीय INB मिनिस्टर, जो रेल मिनिस्टर है, वो सोशल मीडिया को दोष दे रहे कि ट्रेन का डिरेलमेंट हो रहा है। सोशल मीडिया को दोष दे कि सोशल मीडिया पे ट्रेन का डिरेलमेंट हो रहा, मैं क्या करूं। ये कोई सरकार गंभीर सरकार है? ये सारी दलीलें जो सुधांशु जी दे रहे हैं, चार्जशीट में क्यों नहीं डाला? दूसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। देखिए सुधांशु जी क्या कह रहे हैं, और मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो इंदिरा जी के समय में हुआ, नेहरू जी के समय में हुआ, राम मंदिर के समय में और नेहरू जी और इंदिरा जी के समय, वो वर्तमान में चल रहा है। यानी 10 साल में मोदी जी ने उतना अचीव किया जितना उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, शून्य। उन्होंने कोई रिफॉर्म्स नहीं किया। तो जब मोदी जी रिफॉर्म्स कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, सारी चीज नेहरू जी के जमाने चल रहे, तो आप छोड़ दीजिए सरकार, चलाने दीजिए TMC, कांग्रेस, इंडिया अलायंस को, देखिए कितने तरक्की करेगी देश। राजेश जी, आपने भी ये आरोप लगाया, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि ये बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मामला दर्ज होता है, लेकिन अब मामले में व्यक्तिगत हमले भी हो रहे हैं। यानी व्यक्तिगत तौर पर अगर आप किसी से कोई बात को लेकर नाराज हैं या आपको लगता है ये व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत का, पर्सनल का कहां से मामला आ गया? क्योंकि अगर कोई मामला होगा तो ईडी मामला दर्ज करेगी और उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो इसमें पर्सनल वाला एजेंडा कहां से आता है और किस आधार पर विपक्षी आरोप लगाता है? देखिए, पर्सनल वाला एजेंडा इसलिए आता है कि जो उनके साथ में पार्टी जुड़ जाती है उनको उन्होंने छोड़ दिया। अभी बहुत बार इस बारे में बातें हो चुकी है। जो नहीं मानते, केजरीवाल जी नहीं माने, हेमंत विश्व शर्मा मान गए। तो अगर मनीष सिसोदिया हेमंत विश्व शर्मा बन जाते तो वो मुख्यमंत्री बन जाते, वो नहीं माने। तो ये बड़ी सिंपल सी कहानी है कि इनके साथ दे दो तो सब ठीक है, नहीं दोगे तो बंद कर दो। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि कोर्ट नहीं मानती। मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था जस्टिस चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं कि निचली अदालतें बेल देने से कर रही है। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं। जब सुधांशु जी ने कहा कि महाभारत ग्रंथ पढ़ी है, सुधांशु जी हम कभी महाभारत नहीं पढ़ते, हमारे घरों में रामायण पढ़ी जाती है और गीता पढ़ी जाती है। महाभारत लड़ाई है, रामायण हमारे को सिखाती है कि दुश्मन से भी कैसे बात करते हैं, है ना। जब रावण को राम ने गिरा दिया तो क्या कहा, उनसे कहा कि आप महात्मा हमें कुछ ज्ञान दीजिए। हम उसी श्री राम की बात करके मर्यादा को कैसे तोड़ सकते हैं? हम आपके दुश्मन है क्या? आप बताइए सुधांशु जी, मैं आपका दुश्मन हूँ या छोटा भाई जैसा हूँ? हो सकता है मुझे आपकी बात अच्छी ना लगी तो मैं क्यों जेल में डाल दोगे? मेरा ये कहना है
कि ये बहुत गलत जो सिस्टम चल रहा है। कल को देखिए सरकार बदल सकती है, आज नहीं तो कल बदलेगी, 29 में बदलेगी, है ना, या पहले बदल जाएगी, सरकार गिर गई तो ये उसके बाद बदल सकती है, तो फिर उन दूसरों के साथ ऐसा करा जाए। मुझे लगता है कि भारत के पास में, हमारे देश के पास में बहुत सारा ऐसी चीजें हम आगे बढ़ सकते हैं। जायसवाल जी की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, मानव जायसवाल की भी, और उसके बाद सुधांशु जी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा समय खत्म हो जाएगा। ठीक है, मानव जायसवाल, ये जो अभी कह रहे राजेश जी भी, तहसीन भी, कि अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो आप जेल में डाल देते हैं, लेकिन मामले हैं ना, केस दर्ज हो रहे हैं, उसमें तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। हवा में तो किसी को नहीं अरेस्ट किया जा सकता और जेल में डाला जा सकता। देखिए, पहले तो दो चीजों को हमको समझ लेना होगा। हमारी सरकार लगभग 12 साल पुरानी सरकार है। जब हमने वामपंथियों को उखाड़ फेंका था तो हमारी नेत्री ने एक नारा दिया था, हमको बदला नहीं बदलाव चाहिए। और हमने विंडिक्टिव मोड से जाके किसी को विक्टिमाइजेशन नहीं करा। आज जिस तरीके से ये इन्होंने जो कानून बदला है, इसमें सोचिए आप जेल में हैं, आपको प्रूव करना होगा कि आपने कुछ नहीं किया है और आपको बताना होगा। यहाँ पे न्यायपालिका का माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, खत्म हो रहा है। सुधांशु जी की मैं एक आखिरी प्रतिक्रिया ले लूं। सुधांशु जी, बदला दरअसल उद्देश्य है, ये आरोप है, इसका क्या आप संक्षेप में जवाब देंगे? व्यक्तिगत तौर पर कोई बात बुरी लग रही है तो ईडी का इस्तेमाल देता हूं। नहीं, मैं टेक्निकल जवाब दे देता हूं। अगर उनको लगता है कि इस कानून में आरोपी के ऊपर यह सिद्ध करने का दायित्व है मानव जी, तो इस देश में आधा दर्जन कानून ऐसे हैं। एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन में भी आरोपी पे ऊपर ही दायित्व है, रेप के केस में आरोपी पर ही दायित्व है, SC/ST वाले केस में भी आरोपी पर ही दायित्व है। तो आपके साथ में सारे कानून खत्म कर दिए जाने चाहिए। तहसीन पूनावाला जी से कहूंगा, महोदय आप तो वकील हैं, आपको कैसे नहीं ध्यान है? हमने पिछले सालों में सारी व्यवस्था करके कानून बदला और 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू हो गई। और राजेश गुप्ता जी से कहना चाहूंगा, दूसरी पार्टी छोड़िए, आपके तो अपनी पार्टी में नियम अलग अलग हैं। केजरीवाल जी CM होकर जेल में रह के इस्तीफा नहीं देंगे, मगर उसी मामले में जेल में रह के मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे देंगे।